Hello students. In the previous class we were discussing a little bit about the terminology in biology, and we have seen into the introduction of biology. So let's continue with the next topic, that is the properties of living organism, or you can say what is living. तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी बायोलॉजी होता है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे. ओके, so this is a very important parameter, this is a very important scenario where you need to understand कि किसको लिविंग बोलना चाहिए, किसको नॉन लिविंग बोलना चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे जो लिविंग लाइक हो सकता है लेकिन वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो एक नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी है लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई दे. तो कुछ हमें गाइडलाइंस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, जिससे हम लोग बता सकें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. उसके पास ये 5 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होने चाहिए. एक्चुअली देयर आर मोर देन 5. इसमें हम लोग तो उसको इंक्लूड नहीं किए हैं, आपके कोर्स सिलेबस में सिर्फ 5 ही है. So they will be only discussing about these 5. Now what are the 5 properties? Growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे इवोल्यूशन भी एक प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. बिसाइड्स दैट एडाप्टेशन भी होता है, जेनेटिक मटेरियल पोजेशन भी होता है. तो वैसे बहुत सारे और प्रॉपर्टीज होते हैं, but we'll not be going into those details. We'll only be concentrating on these 5 properties, that is growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Now the first property is growth. ठीक है. growth आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, या फिर कभी कभी हम लोग इंक्रीज इन नंबर को भी ग्रोथ बोलते हैं. ओके, so the twin characteristic of growth are increase in mass and increase in number. ठीक है. दो चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का होता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. नाउ इफ यू लुक एट हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यू विल फाइंड दैट ग्रोथ इज एक्चुअली द इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के मास में अगर इंक्रीज होता है, उसके साइज में इंक्रीज होता है, उसके शेप में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं. बट अगर वही चीज आप लोग लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, स्पेसिफिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, in case of unicellular organisms you will find that growth is not because of increase in mass. उनका मास नहीं बढ़ेगा. एक बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया बढ़ के उससे लार्जर साइज का नहीं हो जाएगा, लेकिन वो डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेगा. ठीक है. सो इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट इज इंक्रीज इन नंबर, इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट इज इंक्रीज इन मास. तो उसको बोला जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. Now growth is always due to cell division. ये एक हार्डकोर पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा. अब जब ग्रोथ आप लोग बोल रहे हैं तो वहां पे सेल डिवीजन होगा ही होगा. सेल डिवीजन इज ए मस्ट. विदाउट सेल डिवीजन यू कैनॉट कॉल दैट एज ग्रोथ. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कभी कभी ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी हैं जो ग्रोथ का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, लेकिन उसको ग्रोथ नहीं बोल सकते हम लोग. ठीक है. सेल डिवीजन होना मस्ट है. ठीक है. Now the next point is growth in unicellular organism is increase in number. जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया कि जब हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं तो उनका ग्रोथ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर, नॉट ड्यू टू मास. लेकिन प्लांट्स में अगर देखेंगे तो उनका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होता है. सो ग्रोथ इज ए प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. इन केस ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ इज अनलिमिटेड. तो एक पौधा जब आप लगा देते हैं तो वो बढ़ते रहेगा टिल इट्स डेथ, टिल इट्स एंड फेज. वो कंप्लीटली कभी बंद नहीं होगा उसका ग्रोथ, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा. लेकिन अगर एक एनिमल को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट एनिमल विल ग्रो टू ए स्पेसिफिक एज और टू ए स्पेसिफिक लिमिट. आफ्टर दैट इट्स ग्रोथ विल स्टॉप. तो उनका ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है. ठीक है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, सैंड माउंट्स आल्सो ग्रो इन साइज. दिस इज ए नेचुरल फिनोमिनन. You might have seen in the deserts and all, sand dunes जो होते हैं उसमें
ड्यू टू विंड अगर आके और सैंड डिपोजिट होने लगे तो उनका साइज बढ़ने लगता है, या फिर माउंटेन्स अपने हाइट इंक्रीज करने लगते हैं, दैट इज नेचुरल फिनोमेना। तो कभी कभी उनका भी इंक्रीज ऑफ साइज हो जाता है, बट जनरली दिस प्रॉपर्टी जो ग्रोथ होता है इसको हम लोग एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीज ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है लेकिन उनका भी साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। दस ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए डिफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, उनमें से एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो ये था पहला वाला। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। सिंपली बोला जाए तो अपने जैसे और बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिएट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे आप रिपीट बोलते हो वैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सच। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू गिव राइज टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अपने जैसे अपने प्रजाति के और इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना, हम उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन इज वेरी मच स्पेसिफिक, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन को आप कंफ्यूज मत कर देना। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और इस पेपर को आप लोग फाड़ के दो पेपर कर लेते हो, तो क्या उसको रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? Now we cannot call that as reproduction because there are certain characteristics that reproduction should possess, ठीक है। तो क्या होने चाहिए, किस टाइप की रिप्रोडक्शन होने चाहिए? There are two kinds of reproduction specifically. एक होता है sexual reproduction, mode of sexual reproduction, and the other one is mode of asexual reproduction. Okay. So in multicellular organisms, the reproduction is generally through sexual mode, whereas in unicellular organisms it is through asexual mode. तो जितने हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो ज्यादातर उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, जहां पे दो पेरेंट्स होंगे, देयर विल बी अ फादर एंड देयर विल बी अ मदर, ओके, एंड द फादर विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट, द मदर विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, both these gametes fuse together to form a zygote and then an individual develops. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Whereas अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड, तो उनका एसेक्सुअल होता है। मतलब आई हैव टोल्ड यू दिस कि बायोलॉजी में अगर कहीं पे लेटर ए आ जाए बिफोर एनी वर्ड, दैट मींस विदाउट, ठीक है। एसेक्सुअल मींस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल सेल्स या फिर द गैमेट्स और द सेक्स, मेल सेक्स फीमेल सेक्स नहीं चाहिए। एक ही पेरेंट है, वो खुद ही डिवाइड करेगा और नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हायर ग्रुप में होता है आपका सेक्सुअल मोड, लोअर ग्रुप में होता है एसेक्सुअल मोड। इन बैक्टीरिया एंड अदर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन बैक्टीरिया एंड अदर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। मतलब जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं वही ग्रोथ है। एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है, दो बैक्टीरिया बनता है, तो उसको आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, और ग्रोथ का भी तो वही डेफिनेशन है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ग्रोथ सिंपली इज इंक्रीज इन नंबर, तो वो डिवाइड करता है तो रिप्रोड्यूस करता है, और जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ इन नंबर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। किसमें होता है? इन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, उस टाइप के जितने भी आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है सिनोनिमस टू ग्रोथ, ठीक है। Certain organisms like mule worker bees are incapable to reproduce and are called sterile. तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टी है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखाई देता। There are certain organisms which cannot reproduce, जैसे ये हो गया आपका म्यूल एग्जाम्पल, या फिर वर्कर बीज हो गए। वर्कर बीज का काम होता है वो सिर्फ हनी कलेक्ट करेंगे, दे विल नॉट रिप्रोड्यूस। एक बी हाइव में, एक बी के कॉलोनी में सिर्फ क्वीन बी है जो रिप्रोड्यूस कर सकती है। Only the queen bee can reproduce. The worker bees cannot reproduce. They're incapable. And that is because of certain hormonal secretions by the queen.
क्वीन कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है जिसके चलते बाकी सारे वर्कर्स स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्टेरिलिटी, मींस दिस इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये म्यूल क्या होता है? म्यूल इज ए क्रॉस बिटवीन ए हॉर्स एंड ए डोंकी, ठीक है। तो ये एक टाइप का हाइब्रिड है, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ओके, इवन दिस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो देर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी होता है कि सम पेरेंट्स आर इनकेपेबल टू गिव बर्थ, दैट मे बी ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के चलते हो सकता है, बट उनको भी हम लोग स्टेराइल वर्ड यूज कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज रिप्रोडक्शन। द थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। This word metabolism actually refers to the different kinds of processes that take place in our body. Circulation हो गया, excretion हो गया, locomotion हो गया, digestion हो गया। तो ये जो प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोला जाता है। Metabolism is the sum total of all biochemical process that occurs in an organism's body. एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं which governs certain function, जो किसी फंक्शन को गवर्न करते हैं या फिर किसी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे दिया अभी, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म ऑकर बट थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब जैसे मैं आप लोगों को बताया, अगर लिविंग है तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा ही करेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अगर आप डाइजेशन का एक प्रोसेस ले लीजिए, आपके बॉडी में डाइजेशन या फिर ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन होता है थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड स्टोमक। सिमिलरली अगर यही डाइजेशन आप एक बैक्टीरिया में देखेंगे तो दैट ऑकर्स थ्रू लाइसोसोम। प्रोसेस सेम है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है थ्रू ब्लड, प्लांट के बॉडी में सर्कुलेशन होता है थ्रू जाइलम। तो स्ट्रक्चर अलग हो जाता है लेकिन फंक्शन वही होता है, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, दे आर कैरिड आउट बोथ इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर इन ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज metabolic reactions can be conducted outside the body in a cell-free system, but still metabolism is considered a living property. तो मेटाबॉलिज्म कभी कभी हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, उसको आप एक लेबोरेटरी में कर सकते हैं, यू कैन कैरी दैट आउट, वो रिएक्शंस कर सकते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे डाइजेशन। टेक द एग्जांपल ऑफ डाइजेशन। So this digestion is breaking down of complex food to simple food, right? That is taking place inside your body. But you can break down simple complex food to simple food by different food processors and all. So there also you are converting complex food to simple food. So ये जो reactions होते हैं इसको हम लोग artificially भी कर सकते हैं. We can do that artificially as well. Okay, like you are consuming milk, it goes into your stomach, it reacts with HCl and becomes curd. वो HCl और एक एंजाइम होता है जिसको रेनिन बोला जाता है आपके स्टोमक में, उसके साथ रिएक्ट करके कर्ड बन जाता है। सेम प्रोसेस। इन द मिल्क यू पुट सम अमाउंट ऑफ विनेगर, यू पुट सम अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। सो दोज केमिकल रिएक्शंस कैन बी डन आउटसाइड द बॉडी एज वेल, बट मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर्ड ए लिविंग प्रॉपर्टी। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग प्रॉपर्टी होता है। रिएक्शंस बाहर कर सकते हैं लेकिन प्रोसेस जो होता है, दैट प्रोसेस इज ओनली लिविंग। Okay, so that you need to understand. The next one is cellular organization. Simple सा meaning है, सारे living organism cell से ही बने होंगे. That is the point, the base point. ठीक है? So what is the base point? Every living organism is made up of cell or cell products. वो cell से बने होंगे या फिर cell के product से बने होंगे. Okay? तो जैसे आप ले लीजिए, आपके बॉडी में हेयर और नेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल प्रोडक्ट। वो एक प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन से बनते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स हैं लेकिन सेल प्रोडक्ट हैं। या फिर बाकी बॉडी जो है पूरा सेल से बना होगा, सेल कंपोज टिश्यू, टिश्यू कंपोज टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑर्गन्स, नाउ द ऑर्गन्स कंपोज ऑर्गन सिस्टम। तो फाइनली एक बॉडी बनता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से।
तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी ले लीजिए, वो सेल से ही बना होगा या फिर सेल प्रोडक्ट से बना होगा, ठीक है। दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर इन नेचर और मल्टीसेलुलर। तो अगर उनका बॉडी एक सेल से बना है, आप उसको यूनिसेलुलर बोलोगे। जैसे आपका हो गया एमीबा, या फिर हो गया बैक्टीरियाज, या फिर कुछ एल्गी हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, तो वो सब यूनिसेलुलर हैं, उनका टोटल बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन जो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, they are multicellular, they are made up of many cells, millions and millions, billions and billions of cells. So you can categorize these organisms based on their cellular organization into the unicellular and the multicellular. Now certain entities like virus are not made up of cells and thus are not included in living world. तो ये हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस को नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बोला जाता है, क्योंकि वो सेल से बना ही नहीं है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, तो उसका कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो कुछ फंक्शन लिविंग की तरह कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे बायोलॉजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जहां पे उनको आप कंप्लीटली लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज नहीं कर सकते, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज the unicellular organisms are considered immortal as they do not have a death phase. अब जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं तो वो एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन इनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। द यूनिक प्रॉपर्टी इज, अगर आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा, दो नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा, वो फिर मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करेंगे, ग्रोथ उनमें भी होगा, फिर वो डिवाइड करेंगे, फिर दो नए ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अगर उनका लाइफ साइकिल आप लोग देखोगे तो इन द लाइफ साइकिल देयर इज नो डेथ फेज। In case of higher organisms, there is a life cycle where you will find a death phase: birth, childhood, adolescence, adulthood, old age, death. This is the cycle that is followed in higher organisms, in specifically animals. But in unicellular organism, there is no such death phase, and that is the reason they are considered immortal. So this is an advantage of unicellular organisms. But ऐसा नहीं है कि वो लोग मरते नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है। Remember, the unicellular organisms also die, but due to other reasons, like scarcity of food हो गया, या फिर higher pH हो गया, higher salinity हो गया, तो वैसे conditions में वो लोग मर सकते हैं, लेकिन natural death उनका कोई phase नहीं होता। That is a very important property, ठीक है। And the fifth one is consciousness. Consciousness means to be aware, to know, to understand, to respond, ठीक है। So living organisms respond to stimulus. All the living organisms in the world will respond. और ये stimulus क्या होता है? Stimulus, it can be considered as any element which is a physical element or a chemical element or environmental element to which we respond. जिस चीज को हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं उसको स्टिमुलस बोला जाता है, या फिर कोई चीज जो आपके बॉडी को स्टिम्युलेट करता है टू कैरी आउट एन एक्शन, उसको आप लोग बोल सकते हो स्टिम्युलस, ठीक है। द लिविंग हैव अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको उनका सराउंडिंग का अवेयरनेस होता है, दे आर अवेयर। Like if you take the example of yourself, you are aware about your surroundings, you can feel the wind, you can take in the air, you can feel the sun rays, so you are understanding or you are being aware of your surrounding and you respond to them as well. Like अगर आप लोग बाहर घूम रहे हो and the sun rays falling on your skin, you will feel warm. At the same time, अगर आप देख लेते हो, if you see directly into the sun, you will close your eyes, so you are responding to your environment. So you are aware of your environment and you are also responding to your environment. This is a property of all living organisms. वो plant हो, animal हो, microorganism हो, doesn't matter, they will always respond, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज है आपको याद रखना पड़ेगा कि द मैनर ऑफ रेस्पॉन्स विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर आपके आंख में धूप गिरता है एंड इट इज वेरी हाई इंटेंस सनलाइट, you'll close your eyes or you'll come away, you'll go away from that place. But if the same happens with a plant, if a plant is incident with high amount of sunlight, then it will start to wilt, वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। तो उसका भी रेस्पॉन्स है, लेकिन अलग तरह से रेस्पॉन्स है। हम एक अलग तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, वो एक अलग तरह से रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म विल रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बट इन डिफरेंट मैनर्स, दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स, ओके। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स। ऐसे बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं जिसको वो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं,
ठीक है। तो प्लांट्स दो दे आर फिक्स्ड, दो दे कैन नॉट मूव, दो उनमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन वो अपने हिसाब से रेस्पॉन्ड कर लेते हैं। सिमिलरली यू विल फाइंड कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो रेस्पॉन्ड। वो किस चीज को रेस्पॉन्ड करते हैं? सैलिनिटी। सैलिनिटी मींस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। आई थिंक यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस कि हम लोग ज्यादातर खाने में नमक देते हैं, वी गिव सॉल्ट। सी सॉल्ट इज फॉर टेस्ट, दैट इज राइट, बट देयर इज अनदर साइंटिफिक रीजन। सॉल्ट kills microorganism. तो salinity में microorganism survive नहीं करेंगे, they will wilt, they will dehydrate and they will die. So that is the reason we add salt to our food, so that microorganism will not grow. Okay. Secondly, temperature, water. So these are the different kinds of environmental elements to which microorganisms respond. Reproduction in seasonal breeders is stimulated by photoperiodism. तो ये भी एक टाइप का रेस्पॉन्स होता है. Seasonal breeders are those organisms which breed only for one season throughout the year. If you might have observed the dogs breeding season, so during the rainy season they breed. Okay, they will not breed throughout the year. तो इनका जो breeding mechanism है वो photoperiodism पे डिपेंड करता है, वो लाइट में डिपेंड करता है, वो लाइट इंटेंसिटी, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है. Similarly, you will see in case of plants. Plants generally flower during the spring. Spring season में ज्यादातर plants में flowers आते हैं. क्यों? Because it is stimulated by light. That is called as photoperiodism. So the word we are using here, it is the response of organism to periodic exposure of light is called as photoperiodism. तो उनका reproductional behavior भी environment को respond करता है. That is why consciousness is considered a property of living organisms. Okay. So these are the 5 basic properties of living organisms. There are more than that as well, as I've already mentioned. So in some other class, while we will be dealing with evolution and all, then we can have a discussion on that. Okay. So this is about the properties of living organisms.